बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। डॉक्टर इमरान शहजाद आपसे बात कर रहा हूँ। आज हम रिवीजन कर रहे हैं एओपी की, शेयर फ्रॉम एओपी और टैक्सेशन ऑफ द मेंबर्स। उसमें कंपनी था। पार्ट 2 के अंदर अभी हमारा ये थर्ड पार्ट है। पार्ट 1 के अंदर हमने क्या किया कि फर्म की टैक्सेशन की, एडमिजिबल इनएडमिजिबल एक्सपेंडिचर सेक्शन 57 को डिस्कस किया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस को, डिप्रिसिएशन को, अमोर्टाइजेशन को, लीज को, सेक्शन 28 को, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम को, टैक्स क्रेडिट्स को। अभी जो हम इसमें अब नेक्स्ट जो बात करने लगे हैं वो है इंडिविजुअल की टैक्सेशन, कि इंडिविजुअल की टैक्सेशन जो है वो कैसे होगी। और चूंकि ये इंडिविजुअल जो था ये उसका एक मेंबर भी था, इसलिए तो शेयर फ्रॉम एओपी भी हमें कैलकुलेट करना पड़ा इसके लिए। ठीक है, अब जरा आते हैं इसके ऊपर। ये था जी हमारा नेक्स्ट पार्ट। मिस्टर आलू, ही इज वर्किंग as an associate professor at University of Poppers Limited, a listed company with monthly basic salary of 225। ये टोटली टैक्सेबल है। बोनस मिला, ये भी टोटली टैक्सेबल है। He was given an option to take our house rent allowance of 20,000 per month और free accommodation। He opted accommodation। तो ये अकोमोडेशन का ट्रीटमेंट होगा, अब हाउस रेंट अलाउंस का ट्रीटमेंट, लेकिन हम इसको इसके साथ कंपेयर करेंगे। तो तीन चीजें हमें यहाँ मिल गई। यूनिवर्सिटी इज रनिंग अ 10% प्रोविडेंट फंड, इंटरेस्ट क्रेडिटेड ड्यूरिंग द ईयर वाज 250 एट रेट ऑफ 9%। ठीक है, और इंटरेस्ट जो है उसको 9% वो दिया गया, और 10% प्रोविडेंट फंड जो है वो रनिंग में है, ये इंफॉर्मेशन दी गई। कैश पे टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मेंशन अंडर क्लॉज ऑफ द सेकंड शेड्यूल टू द ऑर्डिनेंस बाय वे ऑफ डोनेशन ऑफ रुपीज दिस ज़कात डिडक्टेड। तो ये जो आपने कैश के थ्रू पेमेंट की है ये खत्म हो गया, इसका आपको फायदा नहीं मिलेगा। ज़कात जो आपने पे की है ये आपका डिडक्टेबल अलाउंस होगा। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर आलू वाज इशूड 5,000 शेयर्स अंडर एन एम्प्लॉय शेयर स्कीम। ये जो यूओपी है उससे ये सेक्शन 14 आ गया। शेयर उसको इशू हुए हैं, अगर ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं होंगे तो सैलरी में डीम्ड कॉस्ट में से हम माइनस करेंगे, वो चली जाएगी उसमें। फेयर मार्केट वैल्यू में से माइनस करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो सैलरी में टोटली टैक्स होगी। whereby he was offered shares at 25% discount to the fair market value with a payment of 5 per share in advance, and the rest of the payment will be made at the time of issuance of share। 25% उसको डिस्काउंट दिया जाएगा, यही उसका गेन है। तो 5 रुपए उसने एडवांस में दे दिए। द मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर वाज ₹20 पर शेयर। ही सोल्ड 50% ऑप्शंस एट ₹50,000 and received the remaining share from the company. During the year, UOP offered 10% right shares at a price of 10 per share। राइट, अब UOP क्या है? लिस्टेड कंपनी है। तो अगर आप लिस्टेड कंपनी में इन्वेस्टमेंट करें तो आपको टैक्स क्रेडिट भी मिलता है। He subscribed the rights, मीन ले लिए, सब्सक्राइब कर लिए मीन ले लिए। After that, he sold 500 shares, not right issue, at ₹30 per share. Life insurance premium 50,000 paid in cash to state life insurance। तो एक अजीब सी कहानी, ऐसे लगा कि जैसे ये अब मेरे से नहीं हो रहा, इसको अलग अलग करना पड़ेगा आपको। जब तक इस चीज को तसल्ली के साथ नहीं देखेंगे उस वक्त तक प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले ये है, एम्प्लॉय शेयर स्कीम को एग्जाम में बिल्कुल अलग थलग सोचना है। राइट इशू जो है
उसको आपने अलग थलग सोचना है, डिस्पोजल को आपने अलग सोचना है। अगर आपने इन तीन चीजों को अलग नहीं किया तो फिर आप कंफ्यूज हैं। एम्प्लॉय शेयर स्कीम जो है ये सेक्शन 14 है। राइट इशू जो आपको मिले हैं ये आप सेक्शन गार्बन 61 है। टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए आपको। क्या मिलना चाहिए? टैक्स क्रेडिट मिलना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप ओरिजिनल अलॉटी हैं, कंपनी लिस्टेड है और आपने इन शेयर को डिस्पोज ऑफ नहीं किया, यू आर एलिजिबल फॉर टैक्स क्रेडिट, राइट। उसके बाद जो आपने शेयर डिस्पोजल किए हैं यहां कैपिटल गेन जनरेट होगा। तो इन तीनों चीजों को हमें अलग अलग एग्जाम में करना पड़ेगा, तब जाके ये चीज हमें पता चलेगी। हाउस लोन टेकन बाय मिस्टर आलू ₹2 million फ्रॉम HBFC and interest paid on such loan during the year amounting to ₹60,000, ये आपका डिडक्टिबल अलाउंस है। तो ज़कात भी आ गई और ये भी आ गया। कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव्ड पेंशन फंड इज ₹50,000, ये भी आपका डिडक्टिबल अलाउंस है। नहीं, ये आपका टैक्स क्रेडिट मिलेगा आपको। बट दिस अमाउंट वाज पेड थ्रू कैश, इसका कोई चक्कर नहीं है। इसके नहीं बेटा, ये अप्रूव्ड पेंशन फंड के साथ उसने कोई कैश कर नहीं, ये आपको धोखा देने के लिए लाइन लिखी गई है। इसका ताल्लुक डोनेशन के साथ है। अप्रूव्ड पेंशन के साथ कैश में पे करे या ना करे, तो एग्जामिनर आपको घुमाएगा ऐसी चीजों पे। भाई कैश का ताल्लुक किसके साथ है? डोनेशन के साथ। उसने अप्रूव्ड पेंशन फंड के साथ लगा दिया, लाइफ इंश्योरेंस पेड इन कैश, सो व्हाट, इसका तो उसके साथ कोई ताल्लुक। तो चीजों के साथ स्टिक रहना है कि यार ये बात की जा रही है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है आपने। शेयर फ्रॉम XYZ या पार्टनरशिप फर्म, ये आ गया। तो ये जब उसकी टैक्सेशन, ये हम एंड पे उसको ऐड करेंगे रेट पर्पस के लिए, राइट। तो हमारा इसके साथ जो ताल्लुक है राइट इशू का, देखिएगा इसमें एम्प्लॉय शेयर स्कीम हमारी टैक्सेबल इनकम में आएगा और उन शेयर्स की डिस्पोजल हमारी एम्प्लॉय शेयर स्कीम में आएगी। राइट इशू का खरीदना टैक्स क्रेडिट जनरेट करेगा। तो तीन चीजें इस पैरा में आई थी। दो का ताल्लुक हमारी इनकम के साथ है, एक का ताल्लुक हमारे टैक्स लाइबिलिटी के साथ है। पहले आपने फैसला करना है कि मुझे जो इंफॉर्मेशन बताई जा रही है उसका लिंक क्या इनकम के साथ है, डिडक्टिबल अलाउंस के साथ है, टैक्स के साथ है, टैक्स क्रेडिट के साथ है, या एडवांस टैक्स है। इस तरतीब में अगर आप रहेंगे तो जितना भी क्वेश्चन गलत करेंगे 50% से ज्यादा ठीक हो ही जाएगा। जब चीजों की स्पेसिफिकेशन ठीक करनी शुरू कर देंगे, क्लासिफिकेशन जो स्टूडेंट सीख जाता है वो कम से कम अच्छा क्वेश्चन कर ही जाता है, राइट। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। अच्छा जी, ड्यूरिंग सितंबर ही रेंटेड आउट 40% पोर्शन ऑफ हिज हाउस एट अ मंथली रेंट ऑफ 30,000। ये कौन सा घर है? अगर तो वही घर है जिसके लिए इसने लोन लिया हुआ है, राइट, तो वो और है। और उसने रेंट आउट कर दिया एंड रिसीव 200,000 एज सिक्योरिटी। ही पेड 10,000 टू एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट एंड रिपेयर ऑफ द बिल्डिंग वाज 45,000। तो रिपेयर बिल्डिंग की वैसे ही इग्नोर होती है, 1/5 लेनी। द ALV ऑफ द हाउस इज 500,000। टैक्स पेड ऑन सेल फोन दिस एंड डिडक्टेड फ्रॉम सैलरी इज, तो एडवांस टैक्स भी है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अब इसके ऊपर आते हैं। जी जी।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आ जाएगा जी सबसे पहले उसका नाम आलू, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। टैक्स ईयर आपका एग्जाम में जो भी हो X1 X2 आपने वही लिखना होता है, मैं यहाँ पर इसको डिफरेंट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले देखिएगा इनकम फ्रॉम सैलरी आप एग्जाम में देंगे, क्योंकि बिजनेस इनकम नहीं है। अगर इंडिविजुअल की भी बिजनेस इनकम होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना हो, तो वो भी वैसे ही स्टार्ट करेंगे जैसे हमने यूपी का क्वेश्चन किया है। बेसिक सैलरी अगर एग्जाम में टाइम नहीं है तो आप क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 225 इंटू 12। उसके बाद है जी बोनस 500,000। स्टूडेंट जी, बोनस के बाद हमारे पास है जी अकोमोडेशन, बोनस अगर टाइम फ्रेम नहीं गिवन तो वो एनुअल लेंगे। कोई भी इनकम अगर आपको नहीं पता तो उसको हमेशा एनुअल लेते हैं। अकोमोडेशन का क्या रूल है कि उसकी 20,000 इंटू 12 240,000, और यहाँ क्या आएगा 12,000,000। भाई उसका क्या आ रहा है, वन टू वन फाइव ट्रिपल जीरो। ठीक है जी, ये आ गया। अच्छा जी, उसके बाद कहते हैं जी रनिंग अ 10% प्रोविडेंट फंड। चलते हैं प्रोविडेंट फंड के ऊपर। प्रोविडेंट फंड में सबसे पहले फ्रेमवर्क बनाए इसका। दोनों चीजें गिवन है ना, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स, और दूसरा इंटरेस्ट क्रेडिटेड। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन वो कहता है जी 10% प्रोविडेंट फंड है, राइट। तो इसका 10% यहाँ पर इसकी वर्किंग शो कर दीजिएगा, और इंटरेस्ट भी उसने दिया हुआ है 250। अब इसके दरमियान में फार्मूला लिखते हैं, 10% ऑफ द ₹150,000 और 10% ऑफ द whichever is lower, whichever is lower। तो लोअर 150 होगा 270 होगा, 270 क्यों आप लिखते हैं, गलती होगी, अब नहीं करनी आप। कितना हो गया 120,000, और इसमें लिखेंगे आप 1/3 ऑफ द बेसिक सैलरी और 16% ऑफ द एक्यूमुलेटेड बैलेंस। ये गिवन नहीं है, लेकिन इसका रेट, टैक्स रेट, इसका इंटरेस्ट रेट गिवन है। क्या है, इंटरेस्ट रेट गिवन है, यानी ये 9% है। किस अमाउंट का, एक्यूमुलेटेड बैलेंस का। ये कितने परसेंट एग्जाम में गिवन है, 9%। कितने परसेंट है। तो अगर आपको एग्जाम में इंटरेस्ट गिवन हो और उसका रेट भी गिवन हो, तो एक्यूमुलेटेड बैलेंस क्या होगा,
250,000 इंटू 100/9 उसका रेट कर दें तो ये एक्यूमुलेटेड बैलेंस आ जाएगा। हाँ जी, ये पहले इसको मल्टीप्लाई करके फिर 16% करना है। ये 16% कहाँ से आया, ये लॉ में लिखा हुआ है। ये 150 कहाँ से आया, ये भी लॉ में लिखा हुआ है। ये 10% कहाँ से आया, ये लॉ में लिखा हुआ है। ये 270 कहाँ से आया, हमने कैलकुलेट किया है बेसिक सैलरी का जी। इसका 444 44,444 और 270 का इसका 900,000, राइट, विच एवर इज लोअर। ये माइनस होगा, 250 में से 44,000 माइनस करें, विच एवर। देखें बेटा, इसकी दोनों अप्रोच है, हायर की भी है लोअर की भी है। आई कैप में एग्जाम हायर से भी है और लोअर से भी है। अच्छा यार, ये है तो ये क्या हो जाएगा, एग्जाम। ये क्या हो जाएगा, एग्जाम। तो इस क्वेश्चन में एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन था, एक्यूमुलेटेड बैलेंस गिवन नहीं था, तो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो ये नई चीज भी सीख ली हमने, एग्जाम्प्ट हो गया ना। नेगेटिव नहीं लिखना, सैलरी में अमाउंट नेगेटिव नहीं लिखनी, एग्जाम्प्ट हो गया ना सारे का सारा। यानी मैक्सिमम लिमिट इतनी थी, उससे तो हमें कम ही मिल रहा है ना। एग्जाम में सवाल खालिद साहब जो है वो लोअर अमाउंट को लेते हैं और आई कैप ने एक सोल्यूशन के अंदर इसको हायर लिया हुआ है। तो आप जो भी अमाउंट कैलकुलेट करें यहां लाजमी लिख दें एज पर सजेस्टेड सोल्यूशन ऑफ आई कैप, ये लिख दें लाइन। इसमें लोअर भी ले सकते हैं, हायर भी ले सकते हैं। आई कैप की किताब में भी हुआ हुआ ऐसे सवाल। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जी कैश पे टू नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये तो डिडक्टेबल अलाउंस है, ज़कात है। मिस्टर आलू वाज इशूड। अब आ जाए एम्प्लॉय शेयर स्कीम के ऊपर। क्या गलत किया। अच्छा जी, अब एम्प्लॉय शेयर स्कीम के ऊपर आते हैं। अब देखिएगा जरा तवज्जो से, जरा बात सुननी है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है तो उसको देख लीजिएगा, तो ताकि वो कंफ्यूजन दूर हो। 5,000 शेयर उसको मिल गए। एम्प्लॉय शेयर स्कीम में क्या है, ऑप्शन का मिलना, नो ट्रीटमेंट। ऑप्शन का सेल करना सैलरी में, शेयर्स का मिलना सैलरी में जाएगा, और शेयर का डिस्पोज ऑफ करना कैपिटल गेन में जाएगा। ऑप्शन मिली हैं, कोई ट्रीटमेंट नहीं। ऑप्शन बेची है उसने। अब देखिएगा उसने क्या किया, ड्यूरिंग द ईयर ऑप्टेड 10%, ही सोल्ड 50% ऑप्शंस। देखिएगा 5,000 शेयर थे, 50% उसने बेच दी। एडवांस दिया हुआ था 5 रुपए। ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा सेल प्राइस कितनी है, 50,000। तो 50,000 माइनस, अब कितने के बेचे हैं, 2,500। यानी असल में शेयर थे हमारे पास 5,000, उसने क्या किया 2,500 शेयर बेच दिए, ऑप्शन बेच दी और 2,500 शेयर अक्वायर कर लिए। और हर शेयर का एडवांस कितना दे चुका हुआ है, 5 रुपीज। तो 5, तो ऑप्शन में कितना चला जाएगा, ये 50,000 में से ये अमाउंट माइनस करें ना, ये आ गया 37500। ये सैलरी में चला जाएगा, नंबर 1। अब आ जाए शेयर्स के ऊपर। उसको जो शेयर्स मिले हैं उसकी मार्केट वैल्यू सबसे पहले देखनी पड़ेगी। द मार्केट वैल्यू वाज 25। कितनी थी, अब देखिएगा इसका फार्मूला क्या है। इसका फार्मूला ये है, फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स माइनस कॉस्ट। राइट, फेयर मार्केट वैल्यू कितनी है इसकी,
कितने शेयर्स हैं 2500, क्योंकि आधी तो ऑप्शन उसने बेच दी है, मल्टीप्लाइड बाय मार्केट वैल्यू माइनस कॉस्ट कितनी है 2500 इंटू इसका 20% डिस्काउंट है ना 25%, तो बाकी क्या बचा 15, इतने पैसे दिए हैं ना। आप कहेंगे सर वो जो 5 रुपए दिए हैं, भाई 5 पहले दे दिए, 10 ही और दिए होंगे ना उसने, तो टोटल तो उसने 15 ही दिए हैं। अगर पहले उसने 5 ना दिए होते तो फिर दोबारा 15 दे देता, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ना। ओके जी, अभी 5 रुपए पेएबल है, सो व्हाट, शेयर्स तो मिल गए हैं ना, तो फिर भी ठीक है। तो ये ऐसे घुमाने के लिए चीजें होती हैं। हाँ, अगर वो ये कहता कि उसने उससे ऑप्शन के भी 2 रुपए लिए हैं, अलग से लिए हैं ऑप्शन के, तो फिर हम क्या करते, फिर हमारी टोटल कॉस्ट होती 17 रुपीज, 2 रुपीज ऑप्शन के, 5 रुपए एडवांस और 10 रुपए बाद में, फिर इस तरह से होता। हाँ, फिर ऑप्शन में भी वो लेके जाते 2 रुपीज। तो यहाँ ऑप्शन के उसने कोई पैसे नहीं लिए, आपसे लेटर का कोई पैसा उसने नहीं लिया, तो क्या गेन आ गया 125, ये वाला सैलरी में चला गया। अब जाके मैंने इधर कैलकुलेशन की है, अब उधर मैं करता हूं जाके। डिस्पोजल ऑफ ऑप्शंस 50,000 माइनस 2,500 इंटू 5, तो 37,500। फिर लिखेंगे एक्विजिशन ऑफ शेयर, शेयर्स कितने थे 2,500 इंटू 20 माइनस 2,500 इंटू 15, तो 12,000 ये आ गया। अच्छा जी, उसके बाद वो कहता है जी हाउस लोन टेकन बाय मिस्टर आलू, ये तो इंटरेस्ट हो गया। शेयर्स पार्टनर, ये भी और चीज हो गई। अगले पेज पे आ जाएं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। तो पहले जब नया हेड शुरू होगा तो पहले क्या करेंगे, इसको टोटल करेंगे हम, इसका टोटल करके यहां लिखें टैक्सेबल सैलरी कितनी आ गई जी 34, भाई 34,500 तो नहीं हो सकता बेटा, टोटल करना है 22.7 मिलियन, इस सारी अमाउंट का ऐड करना है जी 4585,000, ये सैलरी आ गई। अब देखिएगा अगला हेड कौन सा है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। आज आप सही पैसे पूरे कर रहे हैं। आपको तकरीबन इनकम टैक्स ही रिवाइज करवा दिया आज मैंने, ना। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी के ऊपर चलते हैं जी। ये आ गया, he rented out 40% of his house at a monthly rent। हम समझते हैं कि वो जो लोन लिया वो किसी और घर के लिए लिया हुआ है, वो इसके लिए नहीं, उसको डिडक्टिबल अलाउंस में ले जाएंगे। फिर इसमें यहां से माइनस होगा 30,000 एंड रिसीव advance as he paid this to excise and taxation department and repair of the building was this, ALV of the building was this। लें जी, मंथली रेंट आ गया जी उसका। तो हमारी क्या चीजें हैं, साइनिंग अमाउंट नहीं है, रेंट है, अनएडजस्टेबल अमाउंट है, फोरफिट डिपॉजिट नहीं है। तो सबसे पहले रेंट को देखें, कितना है जी 30,000 इंटू कितना हो गया 360,000, ALV गिवन है, और करेंगे, और ALV कितनी है 500,000 इंटू 40%, क्योंकि ALV जो है ये 100% बिल्डिंग की 12 माह की होती है, राइट। ALV कब दी है उसने, सितंबर में दी है, तो फिर आपने इसको 12 से क्यों मल्टीप्लाई किया है, फेल होना आपने।
270,000 और इसको भी करेंगे 9/12 क्योंकि ये जो ALV 100% बिल्डिंग की 12 माह की थी ना, तो हमने तो बिल्डिंग की है 40%, तो इसका 40% और ये आएगा कितना 100, तो ये आ जाएगा हमारा 270,000 अनएडजस्टेबल अमाउंट। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, औरतों के पीछे लग के ये आ गया। नहीं आपने परेशान नहीं होना, आपकी आप बेटी है मेरी। 300,000 ये बदतमीज हैं जी, लेकिन गलती याद रह जाती है ना जी। कितना आ गया? और भाई इसको कैलकुलेट करो ना, बड़े मर्द बनते हो। हाँ जी 166 तो 300,000 आ गया। अब इसमें अनएडजस्टेबल अमाउंट कितनी थी? 200,000। कोई टेनेंट तो नहीं स्विच हो रहा? 1/10 20,000, इसको बोलेंगे चार्जेबल रेंट। और लेस कर देंगे रिपेयर, कितना? अक्सर आप गलत ही मुझे बताते हो जी। कितना है? और टैक्सेस, टैक्सेस है ना, कितने हैं? देख लो यार, 10,000 इंटू 40%, 4% एडमिन एक्सपेंसेस भी आएंगे ना, वो भी तो है ना 4%। यस सर। भाई क्यों आएंगे 4%? उसने दिए हुए कोई? 2 लाख रुपए सिक्योरिटी है ना, तो उसका 1/10 ही लेना, और क्या करना है। डिप्रिसिएशन अलाउ ही नहीं है। हाँ बेटा, ये ऑलरेडी अमाउंट जो है ये प्रोपोर्शनेट अमाउंट ही आ रही है ना, इसका क्यों 40% लेना है? ये जो ऊपर रेंट आ रहा है ये आ ही 40% का रहा है ना, ठीक है जी। ये माइनस करके बताएं, टैक्सेबल सैलरी, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी क्या आ रही है? 250,000 ये आ गई। आप एग्जाम में ये जो अमाउंट है ना, ये वाली, इसको इधर भी लिख सकते हैं डबल लाइन के साथ, ठीक है। और आप इस अमाउंट को इसको भी इधर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके नीचे आप सिंगल लाइन लगा दें, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी पूरा लिख दें। अच्छा, और इसमें इनकम कैपिटल गेन है ना? चलें जी, वो कह रहा है जी टोटल इनकम तक आपने जाना है, उसके बाद फिर आपको 5 मिनट की ब्रेक लेनी है। एक्सक्यूज मी सर। बेटा सर एक क्वेश्चन था। जी जी पूछें। सर ये जो लोन लिया है हमने HBFC से, अगर वो लोन हम यूज करते हाउस के लिए और वो हाउस हम रेंट में देते थे, तो यहाँ उसका मैंने ट्रीटमेंट इसको सिर्फ इसका इनकम फ्रॉम इंटरेस्ट प्रॉपर्टी में लिया था होना था ना? जी। अगर वो मैं लोन सर यहाँ उस पर टैक्स क्रेडिट मिलना था कि नहीं था मिलना? जी जी सर उस पर टैक्स क्रेडिट मिलना था कि नहीं? नहीं, इंटरेस्ट ऑन लोन पे टैक्स क्रेडिट होता ही नहीं है, वो डिडक्टिबल अलाउंस होता है वो।
सर HBFC से अगर लोन लिया हाउस के लिए तो बेटा और वो वो हाउस मल्टीपल आगे लॉस यानी होता है, कि टोटल इनकम में से माइनस होता है, उस पर टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। ओके सर। हाँ जी, ठीक है जी। अच्छा, कैपिटल गेन में हमारे पास क्या था? शेयर बेचे हैं उसने। कितने बेचे हैं? डिस्पोजल ऑफ शेयर्स, प्राइवेट कंपनी है ना, डिस्पोजल ऑफ शेयर्स। अब जरा उसके ऊपर आते हैं कि डिस्पोजल में क्या हुआ। दोबारा उसी चीज के ऊपर कि 500 शेयर उसने बेच दिए एट ₹30 पर शेयर, ये उसने बेच दिए हैं। 500 शेयर उसने बेच दिए हैं। अब चलते हैं, प्राइवेट कंपनी है, 500 शेयर्स इंटू 30 माइनस 5 डीम्ड कॉस्ट आएगी क्योंकि एम्प्लॉयर से मिले हैं। ये राइट शेयर नहीं बेचे उसने, क्या आएगी? डीम्ड कॉस्ट। और वो कितनी थी? 20। 75% नहीं कैलकुलेट करेंगे क्योंकि विद इन द ईयर डिस्पोज ऑफ कर दिए गए। तो कितना आंसर आ जाएगा? 5000 कैपिटल गेन आ गया। इसके अलावा कोई प्लॉट बिका हो, कोई सिक्योरिटीज हो, वो भी नहीं है, ऐसे ही है। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स नहीं है। ठीक है, अब यहां आप लिखते हैं एग्जाम में टोटल इनकम। जी नहीं, 9837। वो कहते हैं राइट शेयर को अक्वायर करने का कुछ नहीं होगा, बिल्कुल कुछ भी। डिस्पोज कैपिटल गेन का जब भी सोचना है डिस्पोजल होनी चाहिए। कैपिटल गेन का ताल्लुक ही डिस्पोजल के साथ है। अगर शेयर अक्वायर किए जा रहे हैं तो टैक्स क्रेडिट मिल सकता है आपको, एम्प्लॉयर से मिलेंगे तो सैलरी में जाएगा, बस। अब आते हैं जी इसमें डिडक्टेबल अलाउंसेस। सबसे पहले तो ज़कात 3000 गिवन थी, माइनस कर दें। अब जरा एक मिनट सुनिएगा, अब आ गया HBFC का लोन। कितना है? बिजनेस इनकम है, कहाँ है? और बेटा ये शेयर फ्रॉम एओपी है, ये तो शेयर फ्रॉम एओपी में जाएगा, ये बिजनेस इनकम थोड़ी है उसकी। ये शेयर फ्रॉम एओपी है, कहाँ है बेटा? अभी शेयर फ्रॉम एओपी तो बाद में आना है, अभी उसकी अभी उर्तरुल नहीं आया, अभी उसकी एंट्री बाद में है। अच्छा जी, ये था जी हमारे पास डिडक्टेबल अलाउंस, और उसने कितना पे कर दिया? 60,000। जी प्लीज। क्या? हाँ जी, ये वाली सबर करेंगे। देखा ना आपने, फिर दोबारा लिखवाइए। 484। अब इसमें से हम करेंगे लेस इंटरेस्ट प्रॉफिट ऑन डेट। अच्छा, आप देखिएगा प्रॉफिट ऑन डेट के लिए लॉ ने 50% ऑफ द टैक्सेबल इनकम की लिमिट लगाई हुई है। वैसे तो ये है ही 50% से बहुत कम है, लेकिन अगर एग्जाम में कैलकुलेट करनी पड़े तो कैसे कैलकुलेट करनी है? देखिएगा, इसमें से पहले ज़कात माइनस करनी है आपने, राइट? तो ये आएगा आपका 4842, बेशक कैलकुलेशन शो करते कोई मसला नहीं है, माइनस 3000 इंटू 50% डिवाइडेड बाय 150%। शो करते हैं एग्जाम में, कुछ नहीं होता। 4842। तो आप क्या कह रहे हैं? 4842 ही है। बहरहाल इसको लिखने की जरूरत नहीं है भाई, इससे कम, बहुत कम है ना, तो इसलिए लिहाजा इसको लिखने की जरूरत नहीं है जी। कुछ सेपरेट ब्लॉक तो नहीं है, वो भी माइनस करनी थी, सोचना जरूर है इधर। 490000।
अब यहाँ सर ये करना ऑनलाइन में ऐड स्क्रीन शेयर स्टक हो फ्रॉम गई है। यूपी। सर स्क्रीन स्टक हो गई है। स्क्रीन स्टक हो गई है सर। ठीक हो जाती है अभी, थोड़ा सा इसको रिफ्रेश होने दें। स्क्रीन स्टक क्यों हो गई है? अब ठीक हो गई है? नो सर। ऐड शेयर फ्रॉम, मेरी आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है मगर स्क्रीन नहीं चल रही। चलिए मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, ये ब्रेक के बाद ना मैं दोबारा आपको दिखा देता हूँ। एक शेयर फ्रॉम एओपी था हमारा XYZ से, उसको तो डायरेक्ट ऐसे ही लिखें। कितनी अमाउंट है वो जो आपके क्वेश्चन में गिवन है? वो है 500,000। और आपने क्वेश्चन में भी तो ऐड किया है ना। ABC कंपनी हमारी है, उसका क्या नाम है? नहीं ABC है। ABC है जो जिसकी हमने कैलकुलेशन की है, वो कितनी थी मुझे बताइएगा? 174। तो ये कितनी हो जाएगी? 2246। ये आ गई इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी। टैक्सेबल इनकम इंक्लूडिंग शेयर फ्रॉम एओपी 725,626। ये आ गई जी। बेटा आप स्क्रीन हो गई है ठीक जी? नो सर। नो सर। चले, अगर स्क्रीन ठीक नहीं हुई तो फिर ये मैं मीटिंग बंद कर रहा हूँ, दोबारा आता हूँ, फिर ठीक हो जाएगी। ठीक है, ये मैं एंड कर रहा हूँ। 5 मिनट की सिर्फ ब्रेक करनी है।